गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास का आज ये दूसरा वीडियो है और आधुनिक भारत में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। बात की जाए यूरोपीय कंपनी कौन कौन थी जो भारत में आई, तो वो थी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। इसका लिए हम लोग एक ट्रिक भी जाने थे पिछले वीडियो में भी, तो वो ट्रिक क्या था? PDBDF। PDBDF कैसे? तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पुर्तगाली और डच को पूरी डिटेल से जान चुके थे। कैसे पुर्तगाली भारत में आई थी, किस रास्ते से होकर ये आई थी और कौन आया था, इसको किसने भेजा था, ये कैसे अपने व्यापार को पूरे भारत क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया था। और उसके बाद हम लोग जाने थे फिर डच के बारे में कि डच भी कैसे भारत में आया था और ये कैसे अपने व्यापारों को नियंत्रण किया था और कुछ हिस्सा आपको पुर्तगालियों से भी छीना था। और आज बात की जाए इन पांचों कंपनियों में जो सबसे प्रमुख है, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और वह है ब्रिटिश कंपनी। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी अकेले कंपनी थी जो बाकी इन चारों कंपनियों को अकेले हराकर पूरे भारत पे कब्जा किया था और भारत को 250 सालों से ज़्यादा भी गुलाम बनाया था। और कैसे इनका पूरा दबदबा हो गया था भारत पे, पूरा व्यापारिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, इन सभी पूरी डिटेल को हम लोग जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश और डेनिश को पूरी कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से गारंटी है बाहर नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं ब्रिटिश के बारे में और ब्रिटिश कैसे भारत पे आया, क्या कैसे आपका आक्रमण किया, कैसे पूरी व्यवस्था को अपने काबू में ले लिया राजनीतिक स्तर पर या आपके व्यापारिक स्तर पर, इन सभी को हम लोग देखते हैं। और कैसे भारत को 200 सालों से ज़्यादा भी गुलाम बनाया था। तो बात की जाए गुलामी की शुरुआत कब हुई थी भारत से, तो हुई थी 17वीं शताब्दी में। और ये आज़ाद कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। तो ये 20वीं शताब्दी में आज़ाद हुआ था। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी चल रही है 21वीं शताब्दी। यानी अगर बात की जाए तो 17 से लेकर 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो यहाँ 250 सालों से ज़्यादा भी गुलाम रहा था। लेकिन अभी बात की जाए वर्तमान में देश आज़ाद की अगर, तो यहाँ पे 75-76 साल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत फिर से जैसे व्यापारियों के हाथ में गुलाम हुआ था फिर वैसे ही गुलाम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं हम लोग ब्रिटिश की तरफ, जानते हैं कि ब्रिटिश कंपनी कैसे आई भारत में। तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ये आए थे डच के बाद, और डच के बाद ये आने वाली बात की जाए तो शुरू से लेकर ये तीसरी यूरोपीय कंपनी थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भारत आगमन इसका कब हुआ था, तो ये 1608 में आई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहले ये सूरत में आई थी, याद रखिएगा सूरत बंदरगाह था उस समय। और आगमन के समय यानी जिस समय ये कंपनी आई थी यानी 1608 में, उस समय भारत में अगर बात की जाए तो भारत में मुगलों का काल था और मुगल वंश के उस समय जो बादशाह थे वे थे जहांगीर। और कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो कंपनी स्थापित हो गई थी 1600 में ही और ये हुई थी लंदन में। तो लंदन में उस समय जब ये स्थापित हुई थी उस समय अगर बात की जाए भारत की शासक कौन थे, तो भारत में मुगल वंश के जो सबसे सम्राट शासक थे, सबसे जिसका नाम रहता है अकबर द ग्रेट, वो उस समय भारत के शासक थे। इसको याद रखिए आप। अगर हम बात की जाए यहाँ पे चर्चा हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसकी स्थापना हुई थी 1600 में और फिर यही कंपनी 1608 में आई थी भारत में व्यापारी करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको जान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1600 ईस्वी में। और इस कंपनी को अनेकों साझेदारों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। यानी एक ये प्राइवेट कंपनी थी, इसमें 200 से ज़्यादा साझेदार थे, जिसमें प्रमुख थी आपको एलिजाबेथ प्रथम। ये ब्रिटेन की उस समय की महारानी थी और इन्होंने ही स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये आप याद रखिए। और जिस समय ये स्थापित हुई थी उसके मूल नाम की अगर बात की जाए तो मूल नाम बहुत ही लंबा है, देख लीजिए। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का मूल नाम था। और इसका एक उपनाम भी था जो जाना जाता था जॉन कंपनी के नाम से। और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये अब स्थापित हुई थी लंदन में ही और इसका मुख्यालय भी लंदन में था। तो याद रखिए।
जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी थी, तो वहाँ पे ये व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जब से जाना पड़ता था, तो वहाँ ब्रिटेन की महारानी के द्वारा इन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी करवाया था, जिसके तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों की अनुमति दी थी कि जाइए आप लोग भारत की तरफ या कुछ हिस्सों में वहाँ पे व्यापार हेतु इन कंपनी को भेजा गया था। तो इनको सबसे पहले 15 वर्षों के लिए ये भेजा गया था, हालांकि बाद में जाकर ये अनिश्चित काल के लिए हो गया था। तो अब हम चलते हैं ब्रिटिश घटनाक्रम की तरफ कि कैसे 1600 से लेकर जब स्थापना हुआ था, तो ये कैसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरी 1700 के बाद यानी 18वीं शताब्दी तक ये कैसे अपने पूरे भारत को अपने कब्जे में लेकर पूरा उसको खोखला बना चुका था व्यापार की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1600 ईस्वी, जिसमें हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और स्थापना कौन किए थे? उस समय के ब्रिटेन के जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हुई थी। उसके बाद अगर बात की जब स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले 1601 ईस्वी में कंपनी अपने व्यापार हेतु निकली थी। तो उस समय भारत नहीं आई थी। सबसे पहले यह कंपनी इंडोनेशिया गई थी और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गई थी। फिर उसके बाद सुमात्रा, जावा और इस बात की जाए तो मलाक्का द्वीप पर भी ये अपना कब्जा जमाई थी और वहाँ से अपने मसालों का व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बस उसके बाद क्या हुआ, 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जो थी उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन महारानी। और मृत्यु हो जाने के बाद फिर इनके बाद एक नया महाराज बनते हैं वहाँ ब्रिटेन में, जिसका नाम हो जाता है जेम्स प्रथम। और इस जेम्स प्रथम की बात की जाए, इसका एक दूत होता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो दूत था 1608 ईस्वी में बात की जाए तो आए थे भारत में। और कहाँ पे आए थे? तो सूरत के बंदरगाह पर। और एक जहाज़ से आए थे जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम है हेक्टर नामक जहाज़ था। इन्हीं जहाज़ से अंग्रेज जो थे सबसे पहले भारत में आए थे 1608 ईस्वी में। और उसी समय अगर बात की जाए, जिस समय मरी थी वहाँ पे ब्रिटेन की महारानी, उसी समय मुगल के जो महान सम्राट थे अकबर की भी मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में। और उनका मृत्यु हुआ था 1603 ईस्वी में। तो वहाँ पे महारानी के मरने के बाद शासक बने थे जेम्स प्रथम। और भारत में अगर बात की जाए तो अकबर की मृत्यु के बाद बने थे इसके बेटा का नाम क्या था? जहांगीर बने थे मुगल वंश के शासक। तो इन दोनों को तत्कालीन शासकों के बारे में आप लोग देख लिए। और बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले जो दूत आया था कैप्टन हॉकिंस, कहाँ पे आया था? तो सूरत बंदरगाह पर। और जैसे आया ये गया था कहाँ पे? तो जहांगीर के दरबार में गया था। हॉकिंस जब वहाँ से चले थे यानी ब्रिटेन से जैसे भारत में, तो वो वहाँ पे उनको मालूम था कि हाँ भारत में अकबर का शासनकाल है। तो उनके राजा कौन थे? तो जेम्स प्रथम ने उनको एक खत दिया था और एक पत्र दिया था जो अकबर के नाम से था। बोला था कि ले जाइए, ये आपको अकबर को दिखाइएगा। लेकिन जैसे ही ये भारत में आया कैप्टन हॉकिंस, देखा कि अकबर यहाँ की मृत्यु हो गई अकबर की। तो ये अकबर के बेटे जो थे जहांगीर, उसको ले जाकर दिया था ये अकबर के नाम का पत्र। तो याद रखिएगा, जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम से लाया गया था, जो दिया गया था किसको? तो जहांगीर को। याद रखिएगा। अगर बात की जाए कैप्टन हॉकिंस की, तो कैप्टन हॉकिंस की बात की जाए तो ये फारसी भी जानते थे, तुर्की भी जानते थे और अंग्रेज के थे। तो अंग्रेजी लाजमी है, जानते ही होंगे। और इसी के वजह से जहांगीर ने इसको एक उपाधि दिया था, यानी इसको पुकारा जाता था एक नाम से जो उपनाम कहा गया, और उसका नाम था इंग्लिश खान। यानी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि थी। ये याद रखना है। उसके बाद तो ये दरबार में पहुंचने के बाद फारसी तुर्की जानने के कारण इनको वहाँ पे प्रशंसा हुआ और ये अपने दरबार में इनको रख लिए जहांगीर ने। और इनको जब वहाँ पे रहने लगे तो कैप्टन हॉकिंस ने उसके बाद एक फैक्ट्री खोलने के लिए भारत में जहांगीर से अनुमति मांगी और बोला जहांगीर से कि सूरत में हमको एक कोठी खोलने के लिए परमिशन दे दीजिए ताकि हम खोल सके। तो इसके लिए एक परमिशन दे दिया गया जहांगीर के द्वारा कि हाँ जाइए आप सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। जैसे ही फैक्ट्री खोलने के लिए 1608 में सूरत में पहुंचे अंग्रेज लोग और बनना शुरू भी हो गया। जैसे ये बात खबर चली पुर्तगाल को, तो पुर्तगाली लोग आए
जहांगीर के पास और बोले कि ये ठीक नहीं है, आप इसको बंद करवाइए। क्योंकि उस समय अगर बात की जाए भारत में, तो पूरे व्यापारिक क्षेत्र में पुर्तगाल का पूरा अधिकार था, क्योंकि पुर्तगाल अनेक हिस्सों पर भारत में अपनी कोठियाँ बना चुका था। और बात की जाए तो टोटल यहाँ पे हिंद महासागर पे भी उसका कब्जा था। तो ये गए थे कहाँ पे, दिल्ली दरबार में, यानी कहाँ पे, तो जहांगीर के पास। और इसने यहाँ पे जो सूरत पे बन रही थी फैक्ट्री अंग्रेजों की, ये इसको बंद करवा दिया। तो ये पहले सफल रहा था मांगने में, लेकिन ये बाद में रद्द कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। तो ये बनना वहीं पे बंद हो गया। और उसके बाद हुआ कि हम आपको ये अनुमति नहीं देंगे, आप 400 का मनसब ले लीजिए और आप भारत में रहिए। तो मनसब क्या होता है, तो 400 का उनको एक पद होता था, एक मनसब था, यानी इसको इसके तहत कुछ पैसा मिलता था माह में, और इसके बदले में जैसे सैन्य सेवा और कुछ सेवा आपको राजा को देना पड़ता था। तो यही था मनसब। तो इसको आगरा के पास बात की जाए तो कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्राप्त हो गया और वो वहीं पे रहने लगे। जब 1608 में इनकी फैक्ट्री सूरत में नहीं बनी, अंग्रेज पुर्तगालियों से बहुत गुस्सा हुआ, बहुत नाराज हुआ। वो बोला वहीं पे कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब 1608 में सूरत में कोठी नहीं बनी थी, तो फिर वहाँ से 1611 में अपनी कोठी बनाई, और वह बनाई मछलीपट्टनम में, और इस कोठी की सफल स्थापना हो भी गई। फिर उसके बाद जान रहे थे कि पुर्तगाली ने हमको धोखा दिया है, यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री नहीं बनने दिया है, इसलिए 1612 में एक युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध। और इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेज ने पुर्तगालियों को बुरी तरह से हराया। जब ये पुर्तगाली हार गए तो आपको वहाँ पे जो शासक थे भारत के उस समय कौन थे, जहांगीर। जहांगीर को ये लगा कि हाँ, जब पुर्तगाली इतने समय पहले से रह रहे थे और कुछ दिन पहले ही अंग्रेज आकर इन पुर्तगालियों को हरा दिया, यानी अंग्रेज में कुछ ना कुछ ऐसी बात है। तो फिर जो 1608 में सूरत में कंपनी बन रही थी, उसको फिर इसके द्वारा सफल यानी करा दिया गया। यानी बोला जहांगीर कि हाँ जाओ, आप सूरत में बना सकते हैं अपनी कोठी। तो जो व्यापारिक कोठी 1608 में बनने वाली थी सूरत में, वह जाके बनी 1613 में, यानी 5 सालों के बाद आखिर अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराकर 1613 में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खुलवा ही ली। और उस 1613 में व्यापारिक कोठी जो बनी थी, ये आपके अस्थाई बन गई, यानी व्यापारिक कोठी। उसके बाद ये सबसे अगर पहले बनी थी तो वो बनी थी मछलीपट्टनम में, लेकिन ये अस्थाई थी। आपको जो सबसे अस्थाई रूप से बनी, यानी जहाँ से व्यापारिक कोठी बनी, वहाँ पे वो 1613 में बनी थी। और जो यहाँ पे कोठी और फैक्ट्री जो चीज़ आ रही है, आपको कोठी और फैक्ट्री जो अभी वर्तमान की अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो उससे तुलना नहीं करना है। अभी का जो फैक्ट्री की बात की जाए, जो अभी फैक्ट्री वर्तमान में है, इसका उद्देश्य उत्पादन करना चीज़ों को। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय जो फैक्ट्री थी या कोठी थी, उसमें क्या बात की जाए तो समझ लीजिए वो एक स्टोर रूम थी, गोदाम थी, जहाँ पे आपको समुद्र किनारे एक गोदाम बना दिया जाता था, जिसमें सामान अंग्रेज लोग रखते थे और वहाँ से समुद्र पे लाद के, जहाज पे लाद के अपने देश से ले जाते थे, और उधर से जो सामान लाते थे वहाँ पे रखते थे। तो समझ सकते हैं फैक्ट्री जो अभी उस समय का था वो स्टोर रूम यानी गोदाम था। बस इतना आपको समझना है। उसके बाद 1615 में एक और जहांगीर के दरबार में दूत आया, और उसका नाम था सर टॉमस रो। इनको आप याद रखिएगा। तो 2 अंग्रेज जो थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे, कैप्टन जो हॉकिंस और एक थे सर टॉमस रो। तो याद रखिएगा, इन दोनों अंग्रेज जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर आया 1632 का समय, जिसमें अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। और यह सुनहरा फरमान क्या था, तो उस समय जो गोलकुंडा के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया और बोला कि आप मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ से आप कर मुक्त व्यापार कीजिए, आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, बस हमको 500 जो पैगोडा है, 500 पैगोडा आप हमको वार्षिक किराया दे दीजिए, और यहाँ से जितना चाहें उतना आप व्यापार कीजिए। तो पैगोडा क्या था, तो पैगोडा वही था स्वर्ण सिक्का जो डचों ने चलाया था पुलिकट में अपने टकसाल को स्थापित करके। ये पिछले क्लास की बात है। उसके बाद जब ये 500 पैगोडा वर्ष देने लगे व्यापार की अनुमति के अनुसार, तो फिर आया एक समय 1639 में क्या हुआ, एक व्यक्ति था अंग्रेज जिसका नाम था फ्रांसीसी डे। इसको मिल गया मद्रास, और मद्रास को दिया किसने, तो चंद्रगिरी के जो राजा थे उसने मद्रास को सौंप दिया, कहाँ, फ्रांसीसी डे को। और वहाँ पे अंग्रेज ने एक किला बंद कोठी बनाई, एक यानी कोठी बनाई यानी एक फैक्ट्री बनाई, और उसको सबसे पहले किला बंदी कर लिया। तो ये पहली बार किला बंदी किया था, और किला बंदी करने का मतलब कि इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है इसके बिना इजाज़त के। और इसका एक नाम दे दिया, और जिसका नाम क्या था, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये आपको याद रखना है।
तो इस सेंट फोर्ट जॉर्ज जो किला यानी किला था इसका नाम दिया गया था। फिर एक समय आया 1651 और 1651 में एक बंगाल के सूबादार थे जिनका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा ने हुगली में व्यापारिक कोठी निर्माण करने की अनुमति प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने इनसे। उसके बाद क्या हुआ तो हुगली में भी कोठी बनाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, और ये बंगाल में पहला कोठी था अंग्रेजों का। और क्योंकि जानते हैं बंगाल उस समय इतना सबसे समृद्ध था, अगर सभी राज्यों में बात की जाए उस समय के तत्कालीन समय में तो बंगाल सबसे बड़ा समृद्ध था। उस समय के बंगाल में बनना एक मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे आप एक नींव डाल चुके हैं भारत में, वहाँ से आपको कोई नहीं हिला सकता है। तो हुगली में भी इनको मिल गई थी एक कोठी बनाने की जगह। और उसके बाद जब हुगली में ये स्थापित हो गए अंग्रेज, उसके बाद कासिम बाजार, पटना और एक राजमहल में उन्होंने वहाँ पे एक कोठिया बनाई थी। कहाँ पे तो बंगाल में। उस समय का जो बंगाल था उसमें उड़ीसा और अभी बिहार का जो है वो एक ही में आता था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए एक और समय है 1658। तो 1658 क्या हुआ था तो 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना था, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1658 में औरंगजेब उसमें शासक बना था मुगल का, और ये भारत का शासक भी था। उसके बाद अगर बात की जाए तो आया एक समय 1661। 1661 में क्या हुआ तो एक समय भारत में उस समय थे पुर्तगाल और एक समय थे आपके ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो इन दोनों की शादी संबंध बनाया। पुर्तगाल की जो एक लड़की थी यानी राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन, और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के जो उस समय के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम के बाद चार्ल्स द्वितीय आए थे, इन दोनों की शादी करा दी गई। अब शादी हुआ तो लड़की पक्ष है तो लड़की पक्ष वाला तो दहेज में देगा। तो ये पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल का उस समय भारत में एक जगह पर कब्जा था जिसका नाम था मुंबई। इस मुंबई को कब्जा में जो किया था पुर्तगाल, इस मुंबई को दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को जो ब्रिटेन का राजा था। अब इस मुंबई को जो चार्ल्स द्वितीय राजा था इस मुंबई को ये दे दिया किसको तो ये दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये जो मुंबई वाला जो हिस्सा था ये आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये कब दिया था तो 61 में शादी हुई थी। 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 10 पाउंड वार्षिक किराया पर कौन दे दिया, चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी मुंबई को ये दे दिया। और तब से ये आपको 10 पाउंड वार्षिक किराया देता रहा। फिर जब अंग्रेज बम्बई प्राप्त कर लिया तो वहाँ पे एक मुंबई शहर बसाया और एक बंदरगाह भी बसाया, जो यानी मुंबई शहर और मुंबई बंदरगाह, ये दोनों को बसा लिया अंग्रेजों ने उसको दहेज में प्राप्त करने के बाद। यहाँ तक हम लोगों ने देखे कि अंग्रेज कैसे आपको मुंबई पर और इधर एक जगह पे कहाँ पे तो वो मद्रास में, मद्रास और मुंबई पे दोनों जगह पर अपने एक शहर बसा लिया, एक किला बसा लिया। और वहाँ पे बसाने के बाद जो भारत में उस समय जो महत्वपूर्ण था, जैसे अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, एक मुंबई में, एक मद्रास में और एक कोलकाता में। तो इसके बाद एक जो बची थी वह थी कोलकाता। और कोलकाता जो था बंगाल का यानी वह एक प्रमुख था। कोलकाता पे यानी बंगाल में हो जाना समझ लीजिए कि ये भारत में ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ एक और समय आया 1680। 1680 में जब बना था औरंगजेब ने जितने भी कंपनियां आई थी यहाँ व्यापार करने, चाहे वो पुर्तगाल हो, डच हो, चाहे वह कौन था ब्रिटिश, इसने सभी पे 15% का जजिया कर लगा दिया। तो ये जजिया कर का था तो गैर मुसलमानी करता, यानी मुसलमान को छोड़कर बाकी सब कोई कर दो हमको, और वो कितना दो तो 15%। इससे क्या हुआ तो अंग्रेजी कंपनी नाराज हो गई, बोला कि हम अभी आए हैं, हम यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, यहाँ पे दे। उसने ये देने से लिए मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये मना होकर जब यहाँ पे जो उस समय हुगली में इन्होंने स्थापना किया था अंग्रेजों ने, तो वहाँ बंगाल के क्षेत्र में कासिम बाजार और हुगली के क्षेत्रों में इन्होंने अंग्रेजों ने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और उसी बीच में अंग्रेजों और मुगलों के बीच में दोनों में झड़प हो गई। झड़प होने के बाद क्या हुई तो इन दोनों में जब झड़प हो गई तो ये जो खबर थी वो कैसे भी जाके पता चला इस खबर को औरंगजेब को। तो जब औरंगजेब को ये खबर की पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा 1686 में, और अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ कर पीट कर भगा दिया। और फिर जो अंग्रेज जो था वहाँ पे एक द्वीप था जिसका नाम था फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर अंग्रेजों कुछ दिन बसा। फिर उसके बाद क्या हुआ तो इस सब घटना जब हो गया उसके कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जॉब चौरनॉक गया अंग्रेज के दरबार में और औरंगजेब से इन्होंने क्षमा मांगी कि माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई, इसके बाद हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने शपथ ली। और जैसे ये
क्षमा मांगी। औरंगजेब ने इसको माफ़ कर दिया, बोला कि ठीक है हम तुमको माफ़ करते हैं, बदले में तुम लोगों ने गलती किया है तो 1.5 लाख का जुर्माना भरो और जाओ फिर से व्यापार करो। तो जब ये बोल दिया तो अंग्रेज़ों ने 1.5 लाख रुपया दिया और फिर से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता रहा। फिर एक समय आया 1698। 1698 में क्या हुआ, तो 1698 में बंगाल के द्वारा, बंगाल में एक अजीम इंसान था, अजीब इंसान यानी अजीमो इंसान, इसने क्या किया, 3 गांव जो था वो अंग्रेज़ों को दे दिया। वो 3 गांव कौन था, एक था कलिकत्ता और दूसरा था गोविंदपुर और ये तीसरा था सुतानाती। जब ये तीनों को दे दिया, इस तीनों को मिलाकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चौर्नोक। 1700 ईस्वी में इसका आधुनिक कलकत्ता जो अभी वर्तमान में इसका स्थापना कर दिया। जॉब चौर्नोक ने इसको विकसित किया था पहले, ये आप याद रखिएगा। तो आधुनिक कलकत्ता का निर्माता कौन है, तो ये वह है जॉब चौर्नोक, याद रखिए। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने स्थापना कर दिया कलकत्ता का, तो कलकत्ता में एक फिर किला बनाया, दूसरा किला बन गया था और ये तीसरा किला था। तीसरा किला बनाया और इसका नाम दिया फोर्ट विलियम। और ये सबसे किला में सबसे प्रमुख था क्योंकि यह बंगाल में था और बंगाल से यह सारे जगहों पर धीरे धीरे एक एक करके कब्जा किया था इस फोर्ट विलियम से। आगे आपको जब अंग्रेज़ों का जब चलेगा यहाँ पे, यहाँ से इनका राज, तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। और फिर इस किला का जो अध्यक्ष बनाया गया वो प्रथम अध्यक्ष, उसका नाम था चार्ल्स आयर, या फोर्ट विलियम का अध्यक्ष था। उसके बाद यह कलकत्ता जब स्थापित हो गई, यह वही कलकत्ता है जहाँ पे 1974 से लेके 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही। फिर उसके बाद 1912 से बात कीजिए तो दिल्ली बनी थी जो अब तक चल रही है। तो ये आपको याद रखना है। अंग्रेज़ों ने 3 जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी यानी जो 3 किला स्थापित किया था, वहाँ से जहाँ से ये तीनों ने अपना राज शुरू किया था पूरे भारत पे, तो वो था पहला कलकत्ता, जो कलकत्ता अभी कहाँ पे था, तो ये यहाँ पे बंगाल में था। बंगाल में उस समय आता था बिहार, फिर आता था पश्चिम बंगाल और यहाँ पे आता था उड़ीसा। इन तीनों का मुख्य संयुक्त रूप था आपको उस समय का तत्कालीन बंगाल था। फिर एक था मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे यह इसका क्षेत्र था मद्रास का। फिर एक था मुंबई प्रेसिडेंसी जो यहाँ पे इस क्षेत्र में पड़ता था। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी आपको याद रखना है, जहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया था और यहाँ से जो आगे बढ़ा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जब तक यहाँ से देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये तीनों प्रेसिडेंसी बन गई और उसी समय जो भारत का शक्तिशाली शासक था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। तो 1713 में एक बनता है फर्रुखसियर मुगल बादशाह, जो ये सबसे घृणित कायर बोला जाता है मुगल बादशाह का। ये जब 1713 में शासक बना तो 1715 में इसके दरबार में एक अंग्रेजी दूत मंडल आया था अंग्रेज से, और उसमें जो 3 व्यक्ति था उसमें था एक जॉन सरमन जो इस दूत मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा था एक डॉक्टर जो था विलियम हैमिल्टन, और तीसरा था ख्वाजा शेख खुर्द। ये तीनों आया था एक दूत मंडल के रूप में 1715 ईस्वी में। यानी उस समय जब ये आया था तो उस समय जो फर्रुखसियर था इसको हो गया था एक घातक बीमारी जिसका नाम था चेचक। चेचक हो जाने पे इसके जो यहाँ का जो वैद्य था भारत का कह लीजिए मुगल का, उसका जो वैद्य था इसका इलाज नहीं कर पाया था, वो इलाज ठीक नहीं हुआ था। तो इसका जो अंग्रेजी एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, इन्होंने जाकर फर्रुखसियर का चेचक का इलाज कर दिया। और इस चेचक का बीमारी छूटने के बाद फर्रुखसियर इतना खुश हुआ कि इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया और वही इंडिया को लेकर आगे डूब गया। और वो घोषणा पत्र क्या था, जो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया बाद में, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र, और यहीं से भारत का विनाश होना शुरू हो गया। तो इस घोषणा पत्र में जारी किया कि 3000 रुपया देकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप जितना चाहिए उतना मुक्त व्यापार कीजिए। ये बंगाल को पूरा सौंप दिया अंग्रेज़ों को हवाले। और फिर एक जगह आया सूरत को बोला कि हम आप 1000 रुपया दीजिए और पूरा सूरत पे आप जितना चाहिए उतना मुक्त व्यापार कीजिए। और उसके बाद एक सबसे खतरनाक जो जारी किया वह था मुंबई के टकसाल से नेता दे दिया। यानी आप समझ लीजिए, आप अगर एक घर में मशीन रखते हैं, अगर कैसे भी पैसा अगर छापते हैं उसमें अगर सरकार बोल दे कि हाँ आपका पैसा वैलिड हो गया भारत में
हुआ क्या, उसके बाद पैसा छापिए और जहाँ जाइए जो सामान खरीदिए। तो वहीं उस समय हुआ, एक मुंबई का टकसाल था जहाँ पे चांदी और तांबे का सिक्का बनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भारत में वैलिड कर दिया। उसके बाद अंग्रेज पैसा छापने लगे और भारत में व्यापार करना शुरू कर दिए, और यहाँ से अंग्रेजों की जो व्यापारिक रफ्तार बढ़ी वो आपको समझ लीजिए दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। और उसके बाद भारत कैसे गुलाम बना, यानी अंग्रेजों ने उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, फिर 1759 में बेदरा का युद्ध में डच को हरा कर भगा दिया, फिर उसके बाद 1700 बक्सर का युद्ध हुआ। इन तीनों युद्धों ने भारत की कमर तोड़ दी, और यहाँ से भारत का एक कोई भी शासक नहीं उठा कि हाँ इसके प्रति इसके आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि जिस समय 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में छोटे छोटे इतने राज्य जन्मने लगे, जैसे मराठा, निजाम, कर्नाटक, और इस प्रकार क्या हुआ कि भारत की शक्ति जो है, एकता जो है वो आपको क्या हुआ, टूट गई, और अंग्रेजों को और भी आसान हो गया यहाँ पे कब्जा करना, व्यापार करना। उसके बाद अंग्रेज सोचने लगे क्यों ना हम जब यहाँ पे व्यापार करने को छोड़कर हमेशा के लिए ही बस जाए, हमेशा के लिए यहाँ पे आपको राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे उसके बाद। और उसके बाद जो इनकी रफ्तार बढ़ी वह 1947 तक देखी। तो आप लोग अंग्रेज को देख लिए यहाँ तक, अब हम इसको पढ़ेंगे आगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को, और फिर बक्सर के युद्ध में कैसे अंग्रेज आता है और पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लेता है। इसके आगे जो कंपनी आई थी उसमें थी डेन, या आप इसको डेनिश भी बोल सकते हैं, या इसको डेनमार्क, ये तीनों एक ही हैं। ये जब भारत में आई तो देखा कि अंग्रेज इतनी शक्तिशाली है, जो आपको पुर्तगाली को नहीं छोड़ा, डच को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत के मूल्य है। ये आपको आया और थोड़ा सा रहा, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं किया, इसको जल्दी ही इसको लेकर अपनी बोया बिस्तर ये चला गया फिर। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है। तो अंग्रेज़ों के बाद ये आया था कौन, डेन, ये चौथा नंबर का था अगर यूरोपीय कंपनी में बात की जाए। और ये भारत कब आया था, तो ये आया था 1616 में, और इसने अपने सबसे पहले जो फैक्ट्री की स्थापना की थी वह की थी तंजौर जिला में, और ये त्रावणकोर में। अगर भारत की मैप की बात की जाए तो यहाँ पे आता था त्रावणकोर, और इसी त्रावणकोर में ये अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, और वह की थी 1620 में। उसके बाद ये दूसरा फैक्ट्री की स्थापना की थी जिसका नाम था श्रीराम में, और श्रीराम पड़ती थी बंगाल में। यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी 1676 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो 1745 में देखा कि हाँ हमारा यहाँ पे चारा नहीं चलेगा, तो इसके जितने भी सारी फैक्ट्रियाँ हैं सोचा कि इसको बेच के जितना भी पैसा आकर लेके यहाँ से भागो। तो फिर इसने सभी फैक्ट्रियाँ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेच दी। तो बेची कब, 1745 में। इसके बाद ये भी चले गए यहाँ से, तो डच ही चले गए, ये भी चले गए, बचा थोड़ा केवल पुर्तगाल। और फिर इसके बाद जो आएगा मेन जो है वह है फ्रांसीसी। तो अगला क्लास जो होने वाला है वह होने वाला है फ्रांसीसी पे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अगला क्लास मिले। तो रोकते हैं यहीं पे इस वीडियो को। धन्यवाद।